हेलो हाय नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब? फटाफट दोस्तों आ जाइए जिससे कि हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों शुरू करें। एकदम आपको लेट नहीं करना है गाइज। और आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पोल के माध्यम से आज हम लोग नहीं करेंगे, आज हम लोग प्रश्नोत्तरी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन और आंसर देखते रहेंगे। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, वेरी नाइस क्वेश्चन। कह रहा पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? एम्पियर है, उष्मा है, जूल है या बार है? नमस्कार आशीष जी, तन्नू जी, आकांक्षा यादव जी, नमस्कार आप सबको। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या? पहले आप लोग बताइए, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब आप सबको देता हूं गाइस। चलिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब क्या है। देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान को दोस्तों हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है और इस वर्ड सबसे पहले किसने दिया, फादर कौन है, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसके अंतर्गत हम जैविक और अजैविक घटक के मध्य परस्पर होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड पूछता है एग्जाम में कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, चलिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? इकोलॉजी के फादर, तो इकोलॉजी के जनक भी नहीं कह सकते हम। तो इकोलॉजी के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, इकोलॉजी के जनक विश्व में अगर देखे जाए तो विश्व में कौन है? तो ईपी ओडम साहब है। कौन है? तो ईपी ओडम साहब। और भारत में अगर देखा जाए तो रामदेव मिश्रा जी। रामदेव बाबा भी ऑप्शन में दे देता है, आधे से ज़्यादा रामदेव बाबा लगा के चले जाते हैं कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं बाबा होंगे। तो रामदेव मिश्रा जी याद रखिएगा, बीएचयू के प्रोडक्ट थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो पंडित रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है पारिस्थितिकी के जनक। अच्छा, एक बात और कह रहा है विज्ञान में ऊर्जा मापने। ऊर्जा देखो कैसे, 10% ऊर्जा का नियम याद है, वही लगा दो, खत्म कहानी, काम है खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा? घास आएगा। घास को कौन खा रहा दोस्तों? तो घास को खा रहा टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा? मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा गाइस? सांप। तो एक जगह से दूसरी जगह मात्र 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। मान लीजिए घास में 1000 जूल एनर्जी स्टोर थी, तो इसका 10% 100 जूल टिड्डे में जाएगा, 10 जूल मेंढक में जाएगा, 1 जूल सांप में जाएगा। तो जूल में एक तरीके से एनर्जी को हम लोग बताते हैं, जूल में बता सकते हैं। इसके अलावा कैलोरी का भी यूज़ आप कर सकते हैं, कैलोरीज में बता सकते हैं। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो जूल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो डाउट, आगे चलें गाइस, कम ऑन। देखो, कौन सा घटक जैवमंडल का अजैविक घटक है? ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सा घटक जो है वो जैवमंडल का अजैविक घटक है? ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, मिट्टी, कवक या फास्फोरस। जल्दी से आपको देना है दोस्तों जवाब। प्रोटीन, मिट्टी, कवक या फास्फोरस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए? क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि अजैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इनमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अजैविक घटक तो हैं, लेकिन अजैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है, ये जवाब आपको देना है। अब दीजिए जवाब। कमेंट आ गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सोच के जरा जवाब दीजिए। प्रोटीन है, मिट्टी है, कवक है, फास्फोरस है। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, जैवमंडल जो है इसको बायोस्फीयर भी कहते हैं। और बायोस्फीयर दोस्तों जो है ये हमारे पूरे पर्यावरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। पहली बात, हमारे पूरे पर्यावरण में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी इकाई दोस्तों कौन सी है, तो पर्यावरण की हमारे सबसे बड़ी इकाई दोस्तों कौन सी होती है? जैवमंडल होती है। ठीक है, बायोस्फीयर इसे बोलते हैं। WWF के अकॉर्डिंग अगर बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के हिसाब से बात करें, तो जैवमंडल पर्यावरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। और जैवमंडल ही वह क्षेत्र है जहाँ पर जीवन दोस्तों संभव। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जैवमंडल ही वह स्थान है जहाँ पर जीवन जो है ये संभव बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, जैवमंडल सबसे बड़ी इकाई है पर्यावरण की। इसके अलावा इकोस्फीयर भी, कुछ लोग इकोस्फीयर को भी मानते हैं। तो जैवमंडल में हमारे दो ही घटक होते हैं, या तो जैविक या तो अजैविक। अब देखो, जैविक मतलब जिसमें जीवन है, और अजैविक मतलब जिसमें जीवन है दोस्तों नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अजैविक घटक बोलेंगे। ठीक है,
अब इसमें से देखो किसके पास जीवन नहीं है, प्रोटीन हो गया, मिट्टी हो गया और फास्फोरस हो गया। ये क्या है, ये आपका अजैविक घटक है। तीनों क्या है, नॉन बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट है तीनों। ये क्या है, अजैविक घटक, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा कवक, क्योंकि कवक क्या है, एक जैविक घटक है। जैविक घटक क्या है, कवक है। इसके अलावा याद रखना कवक को हम लोग पर्यावरण का डीकम्पोजर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डीकम्पोजर या इसको अपघटन करता भी कहते हैं। डीकम्पोजर या अपघटन करता क्या होते हैं, अपघटन करता, तो अपघटन करता वो होते हैं जो एक तरीके से मरे हुए चीज़ों को खाकर खत्म करने का काम करें और एनर्जी को वापस रिसाइकल करें, दैट इज नोन एज डीकम्पोजर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान से लिखिए, लड़की में कौन सा प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय संसाधन, देखिए दो ही प्रकार के संसाधन होते हैं, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। इसमें से नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकता, उसके बारे में बताना है, दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के आपको दोस्तों जवाब देना है फटाफट। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों नवीकरणीय संसाधन और एक होता है गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय या रिन्यूएबल संसाधन वो होते हैं जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, जो एक तरीके से रिन्यू होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब एनर्जी को आप एक तरीके से रिन्यू कर सकते हैं, तो ये आपकी नवीकरणीय संसाधन होती है। पूछा है कि अनवीकरणीय, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, तो इसमें से नेचुरल गैस। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है ये जमीन के अंदर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है, तो जमीन के अंदर से निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जमीन के अंदर से निकलती है। और ये बनी किससे होती है दोस्तों, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो नेचुरल गैस में दोस्तों सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दैट इज द मेथेन। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो मेथेन जो होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये कैसे बन रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे पेट्रोल डीजल बनता है वैसे नेचुरल गैस भी बनती है। कैसे, लाखों वर्ष पहले जो जंतु पौधे दब गए हमारे पृथ्वी पर, तो अत्यधिक ताप और दाब के फलस्वरूप पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस का निर्माण होता है। और इसी नेचुरल गैस से हम लोग सीएनजी का भी निर्माण आज कर रहे हैं, सीएनजी का भी निर्माण इसी से कर रहे हैं। इसके अलावा एलपीजी को भी हम लोग बनाने का काम नेचुरल गैस से ही कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस सीमित संसाधन है। बाकी सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बताइए सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट। चार ही प्रकार के कोयले होते हैं। अब इन चार प्रकार के कोयले में आपको देखना है कि सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला किसे बोलेंगे, बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। पहले कमेंट करिए फटाफट, और बात मत करिए भाई कमेंट करते समय, आप पर्सनल बात मत किया करिए। यहाँ पे सिर्फ आपको जवाब देना है। गुड इवनिंग भैया। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला किसे माना था, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट। बहुत बढ़िया, तेजी से बच्चों का जवाब आता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। आइए यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज। देखो सीक्वेंस याद रखो, कोयले का सीक्वेंस याद रखो। पहले एंथ्रासाइट होता है, पहले होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिट्यूमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और फिर होता है दोस्तों पीट। ठीक है, एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंट होता है, करीब करीब 80% तक कार्बन जो होता है दोस्तों, ये किसमें पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड में 80% तक कार्बन भी उपस्थित होता है। तो एंथ्रासाइड सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। इसके बाद बिट्यूमिनस होता है, फिर लिग्नाइट और पीट। पीट जो होता है ये यंगेस्ट कोल होता है, सबसे कम इसी में होता है यंगेस्ट कोल। अगर इसमें अशुद्धियां ज्यादा होती हैं, सबसे नया कोयला यही है,
सबसे नया कोयला अगर पूछा जाए आपसे तो यही होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन का परसेंट कम है और जलवाष्प और इम्प्योरिटीज़ का परसेंट एक तरीके से ज़्यादा है। तो सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम सीढ़ी अगर आपसे पूछा है तो क्या बताएंगे? एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उत्तम सीढ़ी का माना जाता है। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक गाइज नहीं है? आगे चलें, आ जाओ आगे चलते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल? दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन आपको, उसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है? 16 घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कमेंट करिए जल्दी से बताइए। शोला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो याद रखिए, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी भारत के, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है, तो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में दक्षिणी स्थान पर दोस्तों एक तरीके से पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग में एक तरीके से पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो 16 घास के मैदान, तो 16 घास के मैदान आप दोस्तों हमेशा क्या बताएंगे? पश्चिमी घाट, और ये करीब करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों उपस्थित होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, है ना? ऊंचाई पर ये प्रेजेंट होते हैं। 25 से 30 फीट के जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पर जन्म लेते हैं 25 से 30 फीट के, इससे ज़्यादा ऊंचे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। जितना जितना ऊपर जाएंगे उतना पेड़ों की ऊंचाई एक तरीके से क्या होती जाएगी? तो पेड़ों की ऊंचाई दोस्तों कम होती जाती है, ठीक है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक तरीके से ये पाए जाते हैं कहाँ पर दोस्तों? तो पश्चिमी घाट में सही जवाब हो जाएगा। 16 घास के मैदान पश्चिमी घाट के, मतलब दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी स्थान पर, दक्षिणी भाग में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी हाइट अगर देखी जाए तो 20 से 25 फुट की हाइट होती है। 20 से 25 फुट की हाइट होती है यहाँ के पौधों की, ठीक है? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? बढ़िया क्वेश्चन है। पादप, प्लांट हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। देखिए इनमें ये क्वेश्चन फिर से गलत दे दिया गया, पता है, लेकिन चलो ठीक, सही है, क्वेश्चन सही है। ऑप्शन जब पूरा पढ़ेंगे तब क्वेश्चन सही लगेगा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? थायरोक्सिन है, एथाइलिन है, एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है? दिमाग लगा के आंसर देना है, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया 1 मिनट के लिए, आप मत कंफ्यूज हो जाइएगा। कौन सा पादप हार्मोन है ये बताना है। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? थायरोक्सिन, एथाइलिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? चलिए टाइम दोस्तों आपका खत्म हो गया, बस 30-35 सेकंड में आपको बता देना है, आपको जवाब दे देना है। आप लोग, कुछ लोग बतियाते रहते हैं, है ना? तो ये कैसे काम चलेगा? और दिवाली की तैयारी तो आप लोग की हो गई होगी, एकदम चाक को पूरा बना लिए होंगे, पूरा एकदम का रंगोली उंगोली कहते हैं, रंगोली उंगोली तो पूरी बन गई होगी तुम लोग की। चलो, तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? देखो, इंसुलिन जंतुओं का हार्मोन है। क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर ये कम हो जाए तो एक बीमारी भी हो जाती है गाइज, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलेंगे इसको? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ठीक है? तो ये जंतु हार्मोन है, गलत है। एस्ट्रोजन सब फीमेल सेक्स हार्मोन, ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन है दोस्तों। एस्ट्रोजन क्या है? महिलाओं का सेक्स हार्मोन है, तो ये भी नहीं होगा। एथाइलिन बिल्कुल सही जवाब है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? एथाइलिन, इसे बोलते हैं फल पकाने वाला हार्मोन, ठीक है? और यही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना।
मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा हार्मोन बताओ जो पौधों में गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो हमेशा आप क्या बताएंगे? एथाइलिन बताएंगे। एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और इसे फल पकाने वाला दोस्तों हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा थायरॉक्सिन जो ऊपर दिया है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि थायरॉक्सिन जो है ये एक तरीके से थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। कहाँ से निकलता है ये? तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। क्लियर है? और थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो ये मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए कौन सी है, तो आप बताएंगे थायराइड। ठीक है? कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, फिर उसका जवाब लगाइए। कह रहा है कि कौन सा कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में दोस्तों विद्यमान रहता है? वेरी नाइस, नाइस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। कुछ लोग का डी आ रहा है, कुछ लोग का बी भी आ रहा है। वेरी नाइस बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए फटाफट। चलिए, बहुत बढ़िया। कह रहा कौन सा कार्बनिक अम्ल दोस्तों अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा सा है। क्वेश्चन सीधा सीधा सा होता है कि एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। ठीक है ना? अब जरा देखिए, एसिटिक अम्ल दोस्तों जो होता है ये आपके सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके सिरके में पाया जाता है। ठीक है? सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। तो याद रखिएगा, अंगूर हो गया, केला हो गया दोस्तों, है ना, इमली हो गई, इन सब में कौन सा अम्ल पाया था? तो इन सब में दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? यहीं पे अगर पूछा जाए नारियल में कौन सा अम्ल पाया था, बताओ। नारियल में कमेंट करो, कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल कमेंट करके जवाब देना है कि नारियल में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी गुड, जल्दी से बता, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। कम ऑन, तेजी तेजी दिखाओ भाई, तेजी दिखाओ। वेरी नाइस, आइए देखते हैं। तो जवाब कुछ लोग का आया भी है, कुछ का नहीं भी आया है। तो मैं बता दूं आपको, लॉरिक अम्ल पाया था दोस्तों। नारियल में अगर पूछा जाए कि कौन सा अम्ल पाया था, तो लॉरिक अम्ल हमेशा जवाब देंगे आप, लॉरिक एसिड। ठीक है? क्या बताएंगे इसको आप? लॉरिक एसिड बताएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? किडनी, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय या मूत्र मार्ग? बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का मतलब समझते हैं, जो उत्सर्जन का कार्य करे। उत्सर्जन मतलब जो एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थों से संबंधित हो, जैसे यूरिन हो गई, वेस्ट मटेरियल हो गया, इससे संबंधित जो होता है वो आपका एक तरीके से दोस्तों हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है? इनमें से कह रहा है उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। अब देखो, किडनी ये एक उत्सर्जी अंग है भैया हमारा, है ना। फिल्ट्रेशन का काम यही करता है। मूत्रवाहिनी मूत्र को इकट्ठा करती है, मूत्र को एकत्रित करती है। कहाँ पे? मूत्राशय में। ठीक है? किडनी से ले आती है। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा बोलते हैं इसको, यहाँ से मूत्र को बाहर किया था। तो ये सारे के सारे क्या है? उत्सर्जन तंत्र। लेकिन गर्भाशय, गर्भ को आशय देने वाला गर्भाशय कहलाता है। ये प्रजनन तंत्र का भाग होता है। इसका भाग है रिप्रोडक्शन का।
ये किसका भाग हो जाएगा दोस्तों? तो प्रजनन तंत्र का भाग हो जाएगा। तो गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय एक उत्सर्जन तंत्र नहीं बल्कि प्रजनन तंत्र का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, पित्त की पथरी निम्न में से किसके पाचन को प्रभावित करती है? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और पहले जवाब दे दीजिए। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल? कम ऑन फटाफट। जो पित्त की पथरी है ये किसके पाचन को प्रभावित करती है आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई फटाफट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पित्त है क्या और ये बनता कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले ध्यान से सुनो, देखो पित्त को बोलते हैं बाइल जूस। पित्त को बोलेंगे क्या? बाइल जूस, ठीक है। पित्त रस, क्लियर है। पित्त रस को बनाने का काम दोस्तों किसका होता है? तो यकृत का होता है, लीवर का होता है, ठीक है। कौन बनाता है इसको? तो लीवर इसको बनाता है, ठीक है। बन तो गया लीवर में, बाइल डक्ट के माध्यम से ये इकट्ठा होता है क्या? बाइल डक्ट होती है। तो बाइल डक्ट के माध्यम से ये स्टोर होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर होगा? तो स्टोर हो गए दोस्तों गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में, ठीक है। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में दोस्तों क्या होगा? स्टोर होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। तो पित्ताशय में इसको स्टोर कर दिया जाएगा। अब कभी कभी पित्ताशय में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी पित्ताशय में क्या बढ़ जाता है गाइस? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो कभी कभी पित्ताशय में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा दोस्तों बढ़ जाएगी तो इसी से होता है पथरी या स्टोन। याद रखिएगा, बाइल जूस का सिर्फ एक काम होता है। अब अगर पथरी हो जाएगी तो बाइल जूस का निकलना बंद हो जाएगा, बाइल जूस में समस्या होगी बनने में। तो बाइल जूस का कमवा पता होना चाहिए ना, तब है ना काम लगाओगे। तो बाइल जूस का काम होता है वसा का इमल्सीकरण। एक ही काम है बाइल जूस का, एक तो पीएच भी क्षारीय करता है और दूसरा काम है वसा का इमल्सीकरण करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या मतलब होता है इसका दोस्त? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब बताऊं मैं? इसका मतलब होता है बड़े वसा को छोटे वसा में तोड़ना, बस यही इसका काम है। 100 ग्राम का मान लीजिए वसा का पार्टिकल है तो 10-10 ग्राम के 10 पार्टिकल में उसे चेंज कर देगा। इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को कौन काम किसका है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट काम होता है बाइल जूस का। इसका मतलब किसका पाचन प्रभावित होगा मेरे भाई? तो वसा का। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि यकृत एक पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यकृत कोई भी पाचक ग्रंथि का कार्य नहीं करती क्योंकि यहाँ से कोई भी एंजाइम निकलता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, पहले दिमाग लगाओ, जवाब दो फटाफट, फिर उसके बाद देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। कम ऑन गाइस, कमेंट करिए फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में लड़कों में, एक तरीके से मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात कर रहा है। मेल सेक्स हार्मोन जो होता है दोस्तों, मेल सेक्स हार्मोन एक तरीके से उपस्थिति में बदलाव लेके आता है। किसमें? पुरुषों में। महिलाओं में भी उपस्थिति का बदलाव के लिए हार्मोन ही जिम्मेवार होता है और पुरुषों में भी जिम्मेवार हार्मोन ही होता है। लेकिन इसमें से देख लो, पहला प्रोजेस्टेरोन, इसे बर्थ इंडिकेटिंग हार्मोन कहते हैं, महिलाओं का हार्मोन है। क्या ये? इसे बोलते हैं बर्थ इंडिकेटिंग हार्मोन। मतलब अगर ये हार्मोन निकला तो प्रेगनेंसी दोस्तों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आजकल जो मार्केट में किट्स वगैरह अवेलेबल होती है ना, जो प्रेगनेंसी को चेक करती हैं कि भैया पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंडिकेटर ही लगा होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला तो प्रेगनेंसी दोस्तों क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर? चलो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि जनन अंगों के विकास को भी यही प्रेरित करता है। जनन अंग देखो कौन सा काम है इसका, देखो जनन अंगों के विकास को प्रेरित करेगा, ठीक, दाढ़ी मूछ को प्रेरित करेगा, दाढ़ी मूछ, आवाज का भारी होना, ये भी किस पे निर्भर करता है? ये सब टेस्टोस्टेरोन पे निर्भर करता है।
मतलब एक तरीके से मैस्कुलिनिटी, जो पुरुषों का जो पुरुष वालापन होता है, मैस्कुलिनिटी होती है, भारी आवाज़, दाढ़ी आना, मूछ आना, शरीर का चौड़ा होना, तो ये सब मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने का काम दोस्तों किसका है? टेस्टोस्टेरोन का। बाकी थायरॉक्सिन क्या है? तो ये तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्या करता है? तो मिनरल एब्जॉर्प्शन, खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जवाब देना। प्लेसेंटा वही नाल होता है जिससे बच्चे और माता आपस में जुड़े होते हैं। कह रहा कौन सा कार्य इसके माध्यम से किया जाता है? भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण देना, और भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट। चलिए, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि माता और बच्चे जुड़े कहां से होते हैं। तो माता और बच्चे जुड़े होते हैं प्लेसेंटा से। माता और बच्चे कहां से जुड़े होते हैं? प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा एक नाल होती है और इसी प्लेसेंटा से दोस्तों जुड़े होते हैं माता और बच्चे। और ये जो 9 महीने बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा को जो कट करते हैं, नाल जो कट किया जाता है, तो यही निशान, जो नाभि का निशान महिलाओं में पुरुषों में बनता है, ये नाभि का निशान वही है। इसी नाल से, इसी जगह से आप अपनी माता से जुड़े थे। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेसेंटा का काम क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लेसेंटा का बेसिक काम होता है एक तो अपशिष्टों को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और दूसरा भ्रूण को पोषण प्रदान करना, क्योंकि माता से ही पोषण बच्चे में जाता है। ठीक है, और माता के ही एंटीबॉडी से बच्चों की सुरक्षा भी होती है। अब बच्चे के अंदर तो एंटीबॉडी होती नहीं उस समय, तो एंटीबॉडी जाएगी कहाँ से? तो माता के अंदर से ही तो एंटीबॉडी जाएगी। तो उस समय माता के अंदर से बच्चे में जो चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, या बच्चे से माता के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, वो सब एक नली के माध्यम से होती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा है एक ऐसी बीमारी बताना है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। कैंसर, हीमोफीलिया, मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आनुवंशिक बीमारी के बारे में दोस्तों पूछ रहा है। दिमाग लगाइए, पहले जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट बताओ भैया। कम ऑन, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, मलेरिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। चलो, कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर कोई परजीवी या पैरासिटिक डिजीज नहीं है। कैंसर का मतलब होता है सेल डिवीजन का अनियंत्रित होना। कौन सा सेल डिवीजन? समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, कैंसर कहलाता है। तो ये पैरासिटिक डिजीज है, पैरासिटिक डिजीज नहीं है। ठीक है, गलत है। सही जवाब दोस्तों हीमोफीलिया ही एक आनुवंशिक बीमारी है। और हीमोफीलिया का मतलब ये होता है, इसको एक तरीके से राज रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो रॉयल डिजीज भी दोस्तों इसे कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर रॉयल डिजीज, ये कौन सी डिजीज है भैया? तो आप देख लेते हैं, इसे राज रोग भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे दोस्तों? तो रॉयल डिजीज इसे कहा जाता है, रॉयल डिजीज या राज रोग। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जो वाहक थी ये महारानी विक्टोरिया थी। ये रोग महिलाओं में नहीं होता है, ये रोग सिर्फ पुरुषों में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। अब एक्स लिंक्ड डिजीज क्या होता है? आपको पता है महिलाओं में डबल एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। एक एक्स अगर महिलाओं का खराब भी हो गया तो दूसरा एक्स सही होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में वही एक्स जाएगा जो सही होता है, स्वस्थ होता है। लेकिन पुरुषों में एक ही एक्स होता है, अगर वो डैमेज हो गया तो खराब हो गया। तो कहने का मतलब है हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का बनने में 2 से 4 मिनट लगते हैं बस। लेकिन इस ऐसे पेशेंट का रक्त का थक्का बनेगा नहीं। तो इनको क्या किया जाता है? इनको एक तरीके से इंजरी वगैरह से दूर रखते हैं, इनको बचा के रखते हैं, भैया इनको चोट न लगने पाए। ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। सिकल का मतलब होता है हंसिया आकार के आरबीसी का बनना, क्रोमोसोम नंबर 14 से रिलेटेड होता है। हंसिया आकार के आरबीसी का बनना, तो सिकल का मतलब होता है हंसिया।
तो हंसी आकार की जब आरबीसी हो जाती है ना, तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना कि मलेरिया कभी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। कभी भी सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को मलेरिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। जब आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है तो मलेरिया का प्रोटोजोआ इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, कंजर्व हो जाती है आरबीसी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। सिंकोना की छाल से, लाल चींटियों से, लौंग से, या तुलसी की छाल से? जल्दी से बताना है। कह रहा मलेरिया रोग के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन जो होती है, ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है ना, पहले पढ़ो आराम से, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जवाब दीजिए। सिंकोना की छाल, लाल चींटी, लौंग या तुलसी की छाल? मलेरिया रोग के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? चलिए देख लेते हैं। तो सही जवाब दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि मलेरिया रोग के लिए आज कुनैन यूज नहीं हो रहा, पहले हुआ करता था। पहले हम लोग कुनैन का यूज किया करते थे, लेकिन अब कुनैन का यूज दोस्तों नहीं होता है। अब हम देखो, पहले देख लो कुनैन कहाँ से निकलता है? सिंकोना पेड़ की छाल से। सही है, आप लोग बहुत सही जवाब दिए। सिंकोना पेड़ की छाल जो होता है, द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना एक बात और भी बता रहा हूं मैं, कि अब सिंकोना पेड़ की छाल से निकली कुनैन का यूज नहीं होता, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कोरोना में यूज की जा रही थी। देखे होंगे आप लोग, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। कौन सी यूज कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो मेडिसिन दोस्तों हम लोग अब यूज कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये कुनैन का इसने रिप्लेसमेंट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कुनैन दवा का प्रतिस्थापन इनमें से कौन सी दवा ने मलेरिया के लिए कर दिया है? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा ने अब कुनैन दवा का रिप्लेसमेंट कर दिया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सोडियम की कमी से हो सकती है? अरे वाह, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, डिमेंशिया या दस्त होना? सोचिए, कह रहे हैं इनमें से कौन सी बीमारी सोडियम की कमी से हो सकती है? सोडियम कहाँ से मिलता है आपको? सोडियम कहाँ से लेते हैं आप, जरा बताइए, सोचिए। तो नमक से लेते हैं ना भाई, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, NaCl खाते हैं, तो सोडियम आपको कहाँ से मिलता है? नमक से मिल जाता है। अब सोचो कि यदि नमक आप कम खाएंगे तो कौन सी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, और यदि ज़्यादा खा रहे हैं तो भी कौन सी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, ये भी सोच लीजिएगा, है ना। कुछ लोग ज़्यादा भी खाते हैं नमक, कुछ लोग कम भी खाते हैं, दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ। जवाब दीजिए पहले। BBCD। हाँ भैया, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ही। चलिए आइए देखते हैं। देखिए सोडियम अगर कोई व्यक्ति नमक बहुत कम खा रहा है तो ध्यान रखिएगा उसका ब्लड प्रेशर दोस्तों क्या हो सकता है? निम्न हो सकता है। तो इसकी क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब तो बी हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी पेशेंट का रक्तचाप कभी अचानक से कम हो गया, लो ब्लड प्रेशर अचानक से हो गया, तो उसको 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और पानी डाल के घोल बना के तुरंत पिलाइए। निम्न रक्तचाप जो होता है वो सही हो जाता है। बच्चा उसको जो व्यक्ति को थोड़ा ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से थोड़ा चक्कर आ सकता है, डिजीनेस आ सकता है, गिर सकता है, बेहोशी हो सकती है, तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति सोडियम ज़्यादा मात्रा में ले रहा है तो पेशियों में अकड़न भी शुरू हो सकती है उसकी, ये भी ध्यान रखना है। पेशियों में अकड़न के साथ साथ उसका रक्तचाप जो है, उसका जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो भी क्या हो सकता है? तो ब्लड प्रेशर भी दोस्तों क्या हो सकता है? उसका हाई हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? चलो, और डिमेंशिया के बारे में आपको पता है, डिमेंशिया दोस्तों सीधा सीधा मनोभ्रम होता है। डिमेंशिया मतलब एक सीधा सा है कि भूलने वाली बीमारी। भाई इसमें आदमी व्यक्ति क्या हो जाता है? इसमें व्यक्ति भूलने लगता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, अचानक से भूल जाएंगे। दस्त आप समझते हैं, लूज मोशन वगैरह। ठीक है, चलो एक बात मैं बता देता हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब अगर किसी व्यक्ति का पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप? सामान्य रक्तदाब अगर किसी का पूछा जाए 120/80 mm/Hg बताना है आपको। ठीक है, 120/80 mm/Hg याद रखिएगा। 120/80 mm/Hg ये आपको बताना है
रक्तदाब किसी भी व्यक्ति का नॉर्मल, और किस यंत्र से मेजर किया जाता है ये भी लिख लो, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। कम ऑन गाइस, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चला जाए, आ जाओ अगला क्वेश्चन। एशेरिशिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक बहिस्राव, भारी धातु, घरेलू कचरा या मल संबंधी पदार्थ। और ये क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ, आपको ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप जवाब दीजिए जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने क्लास में भी पढ़ाया, यहाँ भी बताया है। ई कोलाई, शॉर्ट में एशेरिशिया कोलाई को ई कोलाई भी कहते हैं। अब बताओ, ई कोलाई अगर किसी पानी में ज्यादा मात्रा में है तो कौन सा प्रदूषण का संकेतक है? औद्योगिक बहिस्राव, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, भारी धातु, हैवी मेटल, घरेलू कचरा, डोमेस्टिक इफ्लुएंट, मल संबंधी पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स। दिमाग लगाइए। देखिए टाइम खत्म होता जा रहा है। ए बी 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 सी सी सब लोग का आ रहा है, कुछ डी भी दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको दोस्तों ये पता होनी चाहिए कि एशेरिशिया कोलाई पाया कहा जाता है। सबसे पहली चीज तो एशेरिशिया कोलाई आपके शरीर के किस भाग में पाया था? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया था भैया? तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, या इसको आप कह सकते हैं बड़ी आंत। तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पाया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया था, बड़ी आंत में पाया था। तो बड़ी आंत में पाया जाएगा तो ये निकलेगा कैसे बाहर? निकलेगा ये बाहर उसी से जब वेस्ट मटेरियल निकलेगा, मल। तो जब मल अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो मल के साथ ऑब्वियस सी बात है कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया भी निकल सकता है। तो अगर कोई पानी में, किसी भी पानी में एशेरिशिया कोलाई या ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है तो ये मान सकते हैं आप कि वह मानव मल से प्रदूषित है पानी। तो मल संबंधी पदार्थ, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं, अगला इन्फॉर्मेशन है भाई। आप सब दिवाली के रंग में एकदम रंग चुके हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी आ रहे हैं भाई, दिवाली मना रहे हैं, रंगोली मना रहे हैं, पटाखा बजाएंगे, गड्ढा बजाएंगे। लेकिन इस दिवाली पर ट्रिपल धमाका ऑफर उत्कर्ष भी आपके लिए लेके आया है। क्या है इस दिवाली उत्कर्ष के साथ? कीजिए अपने सपनों को साकार। उत्कर्ष ऐप में उत्तर प्रदेश की जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उस पर अप टू 90% का ऑफर है। सर ट्रिपल धमाका ऑफर आपने बताया। पहला तो ये कि 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दूसरा ये कि 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 3 मंथ आपका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा लाइव रिकॉर्डिंग जो कोर्सेज है, लाइव विद क्लासरूम के, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म फ्री में मिल रहे हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्सेज हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। तो तीसरा धमाका ये करना क्या आपको कि डाउनलोड करिए उत्कर्ष एप्लीकेशन को। उत्कर्ष एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। और ये ऑफर दोस्तों 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये उपहार आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। मिठाई से ज़्यादा अच्छा उपहार है कि आप उसको कोर्स खरीद के दीजिए भाई। सिलेक्ट होगा, दिवाली साथ मनाइएगा, फिर बम फोड़िएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ। कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? कह रहा कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, रसधानी या दोस्तों तारक का है? बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए। प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है गाइज? तो फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है गाइज फैक्ट्री में। तो यहाँ फैक्ट्री में पूछ रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री जहाँ प्रोटीन सबसे ज़्यादा बने। तो देखो पहला है लाइसोसोम, आप लोग दिमाग लगाते रहो। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। पहली बात तो ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अम्लीय एंजाइम होती है, पहली बात। और ये अम्लीय एंजाइम करती क्या है? तो ये जो अम्लीय एंजाइम है ये मरी हुई चीज़ों को डाइजेस्ट करती है। जब कभी इनको मरी हुई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो ये अपने एंजाइम से अपने ही कोशिकाओं को क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए इसको बोला था सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये तो प्रोटीन फैक्ट्री होगा नहीं। सही जवाब आपका बिल्कुल राइबोसोम है। राइबोसोम जो होता है यही प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा दोस्तों बताएंगे राइबोसोम। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज किसने की? पैलाडे ने। बाकी प्रोटीन बनाने का काम दोस्तों कौन करता है? तो प्रोटीन बनाने का काम यही करता है। इसके 2 टाइप जान लीजिए, एक 70S और एक 80S। 70-80 कैसा नाम है सर? ये लंबाई के आधार पर रखा गया है मेरे भाई। 70 क्या है? ये प्रोकैरियोट का राइबोसोम है और 80S सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, चलो। रसधानी, रसधानी का काम जानते हैं क्या है? ये फूड को स्टोर करता है। खाने पीने की जो मटेरियल्स होते हैं इनको स्टोर करने का काम रसधानी का होता है। तारक का है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जंतु में पाया था।
तारक काय सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जंतु में। लाइसोसोम भी सिर्फ जंतु में पाया था। तारक काय का काम होता है, सेल डिवीजन। स्पिंडल फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन में। कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का दोस्तों काम करता है। सही जवाब ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जीव के पास फॉल्स फीट होते हैं जिससे वह भोजन को निगलता है। फॉल्स फीट का मतलब समझ रहे हैं, झूठे मुट्ठे का पैर, मतलब फिट नहीं है, फिट जैसी संरचना है, फुट जैसी संरचना होती है, भोजन को निगलता है। ऑप्शन जरा देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, तिलचट्टा या हमिंग बर्ड। बताइए, सोचिए सोचिए, कमेंट करिए गाइस। फटाफट। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं। कह रहा है किस जीव के पास फॉल्स फीट नाम का एक कूटपाद होता है जिससे वह भोजन को निगलने का काम करता है। याद रखिए, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। दे दिया आप लोगों ने जवाब। मैं आपको बता रहा हूं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन भी है, याद रखिएगा। क्या है ये? स्यूडोपोडिया एक क्या है दोस्तों? तो यह एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। यह लोकोमोशन का भी काम करता है, या लोकोमोशन भी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये पाया जाता है दोस्तों किसमें? अमीबा में। याद रखिएगा, ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, लोकोमोशन करने के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। और ये एक तरीके से भोजन को निगलने का भी दोस्तों काम करता है। ठीक है। बाकी पैरामीशियम में क्या पाया था? पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया ये मूवमेंट के लिए होता है इसमें। तिलचट्टा, तिलचट्टा तो एक तरीके से क्या है? कॉकरोच, जिससे लड़कियां बहुत डरती है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा पक्षी आप हमिंग बर्ड को बताएंगे। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थों की एक जोड़ी अमाशय में पूर्णतः अपचित रूप में पहुंचती है। मतलब अमाशय में इनमें से कौन सा खाना पूर्ण रूप से अपचित होकर पहुंचता है, ये आपको बताना है। स्टार्च व वसा, वसा व सेल्यूलोज, स्टार्च व सेल्यूलोज, प्रोटीन व स्टार्च। पूर्णतः अपचित रहता है। बताइए, अमाशय में पूर्णतः अपचित रूप में पहुंचता है। स्टार्च को तो हटा ही दो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे वसा भी है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आंसर पता चलेगा आपको। देखिए डाइजेशन तो लार से शुरू हो जाता है, किसका? स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन पूर्ण रूप से डाइजेस्ट तो होता नहीं, तो एक तरीके से, लेकिन चलो मान लेते हैं कि डाइजेशन शुरू हो चुका उसका, लेकिन प्रोटीन और फैट का डाइजेशन तो पूरा नहीं होता ना। तो वसा और प्रोटीन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन किसी भी ऑप्शन में वसा और प्रोटीन नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? वसा और प्रोटीन किसी ऑप्शन में क्या? स्टार्च व वसा, वसा व सेल्यूलोज, ये तो हटा ही दो। स्टार्च और सेल्यूलोज हटा ही दो, प्रोटीन व स्टार्च। तो सही आप यही लगा दीजिए। देखिए प्रोटीन भी होता है, स्टार्च भी होता है और वसा भी होता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन एवं वसा आपको बताना चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन एवं वसा एकदम सही जवाब हो जाएगा। स्टार्च भी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। स्टार्च भी डाइजेशन के लिए चलना है, लेकिन अपचित पूछा, पूर्ण रूप से अपचित। तो प्रोटीन और वसा ये पूर्ण रूप से अपचित फॉर्म में पहुंचता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन एवं वसा, इस बात को ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा पित्त की थैली में पित्त रस कहाँ से पहुंचता है? देखो, कह रहा पित्त की थैली में जो पित्त रस आता है, ये दोस्तों कहाँ से आता है, ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पित्त की थैली में जो पित्त रस पहुंचता है कहाँ से पहुंचता है? पहले जवाब दे दो। ये मुझे लग रहा है कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। एक और क्वेश्चन करेंगे बस। अभी कुछ देर पहले मैंने किसी क्वेश्चन में आपको बताया तो है। पित्त की थैली क्या बोलते हैं? पित्त की थैली इसे कहते हैं पित्ताशय। अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में दोस्तों? तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसे गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्ताशय का काम होता है पित्त को आशय देने वाला, पित्ताशय कहलाता है। ठीक है,
तो पित्ताशय का काम बेसिकली दोस्तों क्या होता है, तो पित्त को एक तरीके से स्टोर करने का काम होता है। अब जरा बताओ पित्ताशय में पित्त रस आएगा कहाँ से मेरे भाई, पित्त रस आएगा लीवर ना बनाएगा इसको जी, तो यकृत ना बनाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यकृत से। अब कुछ लोग अग्नाशय बता रहे हैं, तो अग्नाशय मेरे भाई क्या, ये पूर्ण पाचक ग्रंथि होती है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन भी बनाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतिम क्वेश्चन आज का, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। देखिए वही क्वेश्चन हुआ ना, अपचित रूप से पहुंचते हैं, किस अंग से प्रारंभ हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई माउथ से शुरू होगा नहीं, क्यों, क्योंकि माउथ से शुरू होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे माउथ से, ये मुंह से शुरू होता है, ठीक है, मुंह से शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन केवल और केवल दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन केवल शुरू होता है अमाशय से। तो यहाँ से शुरू होता है, और पूर्ण कहाँ पे होता है, तो पूर्ण पाचन अगर पूछा जाए तो छोटी आंत बता दीजिएगा सन्न से, है ना, लेकिन अमाशय से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन आपको फिर से मैं एक बता दे रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है हमारी, वो ये है कि भैया दिवाली के साथ साथ आप ट्रिपल धमाका ऑफर का भी ऑफर जरूर लें, मतलब लाभ जरूर लें। उत्कर्ष भी आपके लिए कुछ दिवाली ऑफर लेके आए, अपने दोस्तों को गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये सारे ऑफर की एंजॉय करने हैं, सारे ऑफर आपको लेने हैं। 90% तक का डिस्काउंट है, 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ। चलिए मिलते हैं, आप सबकी दिवाली अच्छी हो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद साथियों।